सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, आपने गुफ्तगू सुनी बड़े मियाँ साहब की, बड़ा ये तवील आज उनका ये खिताब था और उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए थे और वक्तन फ़वक्तन वो मतलब रुके भी नहीं, उन्होंने बिल्कुल बग़ैर किसी गैप के, किसी पॉज के उन्होंने तकरीर अपनी की और तकरीबन सवा घंटा वो बोले। अमीर अब्बास उन्होंने जो नैब पर तकरीर की है, जो इस इदारे के हवाले से उन्होंने बोला है कि इतना गिर जाएगा उनको अंदाज़ा नहीं था, और वही बात कि इंतकाम के लिए आला कार बनावे कि इदारा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है उनको। मैं अब आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जिस वक्त चेयरमैन नैब लगाया जा रहा था जावेद इकबाल को, तो शहबाज शरीफ साहब गए, नवाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा कि जी ये टेढ़ा आदमी होगा, सख्त आदमी होगा, ये ना किया जाए। तो नवाज शरीफ ने कहा कि हम अगर इसको चेयरमैन नैब लगा रहे हैं तो क्या ये कम एहसान है इसके ऊपर, ये फिर भी टेढ़ा रहेगा हमारे साथ। यानी हम इसको रिटायरमेंट के बाद 4 साल का इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं, फिर भी ये हमारे सामने खड़ा होगा। इन्होंने तो लगाया ये सोच के था कि ये तो जिस तरह हर इदारा हमने फ्लैट कर दिया अपने सामने, जैसे सब लोग दो जानू बैठे हुए हैं हमारे सामने, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं रकूक और सजूद की हालत में, ये भी खड़ा हो जाएगा। सही। लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब मियाँ साहब की जुबान से कौन से फूल झड़ने थे नैब, जब एक केस बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है, तो नैब की तारीफ तो मियाँ साहब नहीं करेंगे। मियाँ साहब ने आज एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया। इसमें कोई शक नहीं कि माजी के अंदर हमारी फौज का किरदार बहुत सारे मामलात में शरीक, यानी गलत कामों में शरीक का किरदार रहा होगा। लेकिन काश कि आज मियाँ साहब अगर इतने मुखलिस थे पाकिस्तानी कौम के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो काश कि आज वो सबसे पहले अपने से एतराफ़ जुर्म करते और कहते कि हाँ फौज ने फला काम गलत किए, लेकिन हाँ 40 सालों के अंदर हम सियासतदानों ने भी मुल्क का फला जगह पे बेड़ा गर्क किया, हाँ हमने इदारों को कैसे तबाह बर्बाद किया, हाँ हमने मेरिट की धज्जियाँ कैसे उड़ाई, हाँ हमने पर्सनलाइज्ड डेमोक्रेसी कैसे मुतारिफ करवाई, हाँ हमने जमहूरियत की रूह को स्ट्रैंगुलेट कैसे किया। आए जरदारी साहब, आए मौलाना फजल रहमान साहब, फौज तो बहुत बुरी है, फौज ने तो बहुत गलत काम किए, लेकिन आए हम भी आज कौम के सामने सच बोले ताकि हम एक नई सुबह का आगाज करें, क्योंकि अगली क़यादत संभालनी बिलावल, हमजा और मरियम ने। आए हम इनको वो लेगेसी देकर जाएं कि आइंदा कभी ऐसा मौका ही ना आए कि फौज इस मुल्क के अंदर कोई जो है शरारत या कोई बकौल इनके जो है वो इंटरवीन वो ना कर सके। मियाँ साहब ने तो पता नहीं ये आधा सच था कि आधा झूठ था, क्या बोला। इक़्तिदार में आई है, इक़्तिदार में तो आप लोग नहीं है, इदारों पर एतबार आपको नहीं है। भूल गए ना मियाँ साहब, 81 में वजीर खजाना बने थे और 2017 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, 3 दफा पाकिस्तान। ये 81 से लेके लगारी साहब तारीख के एनी शायद है, 85 में चीफ मिनिस्टर बने, 88 में फिर चीफ मिनिस्टर बने, और जब 88 में जब चीफ मिनिस्टर बने, ये उस वक्त इंटरिम जब गवर्नमेंट थी, उस इंटरिम गवर्नमेंट के भी चीफ मिनिस्टर थे, इन्हीं के निगरानी में इलेक्शन हुए थे, ये फिर चीफ मिनिस्टर बन गया 88 से लेके 99 तक। 81 से लेके 90 तक तो मुसलसल इक़्तिदार में रहे आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में। 90 में फिर आप माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बन गए, 96 में 7 में फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, और 2013 में फिर आप बातें जमहूरियत की कर रहे हैं, लेकिन इदारों पर इनको एतबार नहीं है, अदालतों से ये मतलब जवाब नहीं दे रहे। चले गए यहाँ से, नैब का इदारा तो उसको कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, आला कार बना हुआ है। लगारी साहब, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इस पर अपना तज्जिया पेश करें, ये सारी सूरत हाल आपको क्या समझ आई आज, ये जो APC का इनेकाद होना और फिर उसके बाद बड़े मियाँ साहब की तकरीर आपने सुनी, छोटे मियाँ साहब की भी सुनी होगी, और जरदारी साहब की, आपने क्या नतीजा अखज़ किया है? छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब के बारे में अमूमी तासुर ये है कि ये अलग अलग पेज पर अलग अलग अंदाज में बात कर रहे हैं। एक जो है वो चीते और शेर की ज़ुबान बोल रहे हैं और दूसरे जो है तोता और मैना की ज़ुबान बोल रहे हैं। मेरा नुक्ते नज़र ये है कि दोनों एक ही पेज पर हैं और दोनों ने एक ही चेहरे के 2 रुख बनाए हुए हैं, और अल्टीमेटली टारगेट ये है कि किसी ना किसी तरीके से उस मंजिल को हासिल किया जाए जो मंजिल उनसे रह गई थी, पहली बात है। और ये मेरा दयानतदाराना तज्जिया है कि मियाँ नवाज शरीफ ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी साथ दिया था अयूब खान का, लेकिन अयूब खान के ख़िलाफ़ कामयाब तहरीक भी भुट्टो ने चलाई थी और लीड किया था, और उनकी मौजूदगी में, और फिर अयूब खान ने भुट्टो साहब को गिरफ़्तार भी किया था और वो कई महीनों तक जेल में भी रहे थे, और मौलवी मुश्ताक हुसैन के सामने वो पहली बार जनरल अयूब खान के दौर में पेश हुए थे, तो उन्होंने चैलेंज भी किया था। लेकिन इन्होंने आज तक उस लेगेसी को डिसओन नहीं किया है। आज ही मैं एक और जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पंजाब के वज़ीर इत्तलात जनाब फयाज़ुल हसन चौहान इंकशाफ कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ जनरल ग़ुलाम जिलानी को
41 लाख रुपए देकर पंजाब के वजीर ख़जाना बने थे। ये कोई और नहीं कह रहा है, आज के दौर की हुकूमत के एक वजीर का ये कहना है कि उस दौर के जनरल ने इनसे 41 रुपए, कम अज़ कम इसको तो कहो ना कि ये ठीक है कि गलत है। सही। फिर आपने उस लेगेसी को कहाँ डिसोन किया है जो जनरल ज़ियाउल हक की? आप तो जाकर शहीद की बरसियाँ मनाते रहे थे और कहते रहे थे कि जनाब ये हमारा तो असल लीडर ये था। आप फिर एक तरफ भुट्टो की फांसी को ऑन कर रहे हैं और एक तरफ ज़ियाउल हक की लेगेसी को ऑन कर रहे हैं, तो आप खड़े किसके साथ हैं? आपका अपना मकाम क्या है, आपका अपना मर्तबा क्या है? सही। और हुकूमत सिर्फ जमहूरियत वही होती है जब आप बरसरे इक़्तिदार होते हैं। और ये कहते रहे कि जनाब मैनिपुलेट किया जाता है, तो मैनिपुलेट आपके लिए किया जाता रहा है, सही। इंजीनियर किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी धांधली इलेक्शन हुए हैं वो सारे के सारे मियां नवाज शरीफ को अल्टीमेटली मफाद देने के लिए हुए हैं और उनका बड़ा बेनिफिशरी, मैं इस 2018 के इलेक्शन को नहीं कहता हूं, इसके अंदर धांधली हुई है तो उसका बेनिफिशरी भी होगा वजीर आजम, अगर मुझे इसका नहीं है। मैं इसको ना गलत कहता हूं ना इसको ठीक कहता हूं, लेकिन मसला ये है कि जो इससे पहले इलेक्शन हुए 1985 का इलेक्शन बेनिफिशरी आप, 88 का इलेक्शन बेनिफिशरी आप हार चुके हैं कौमी असम्बली में। आपके पास 34 सीटें भी नहीं है पंजाब से कौमी असम्बली की, पंजाब से कौमी। मेरी गुजारिश है, मैं अदालत शुमार की बात कर रहा हूँ, लेकिन सूबाई असम्बली में आप स्विप कर जाते हैं। ये कौन सी धांधली नहीं हुई थी, क्या हुआ था? फिर तो उसके बाद 90 के इलेक्शन के बेनिफिट डिसाइड हो चुका था कि इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे, सिलेक्टेड है, इनको लाया गया है और हमारा हदफ है सच इमरान खान नहीं है, हम उनके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं जो इमरान खान को लाने वाले हैं। इस पर मैं मजीद भी बात करूंगी। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब बताइएगा, आज की ये APC आप लोग इसको किस तरह ले रहे हैं? और अब तो खिताब आपने भी सुने होंगे, आपको क्या समझ आ रही है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? कि उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं ना। बड़ी क्लियर बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने इनको कोई स्पेस नहीं दी है। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली NRO लेने की, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली मरियम नवाज साहबा को बाहर ले जाने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुकूमत तो बहुत छोटी है, पीछे नहीं हटूंगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये इशू ही नहीं है कि मैंने बारी लेनी है, मैंने टेन्योर कंप्लीट, उनका वो सिस्टम चेंज करने के लिए आए हैं। एहतसाब उनका सबसे बड़ा नारा है इस वक्त। ये अगर समझ ये तहरीक चलाने के लिए क्या ये सारा टब्बर जो बाहर बैठा है, बड़ा आसान तरीका है, ये तमाम असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाएं, मियाँ साहब पहली फ्लाइट लेकर पाकिस्तान वापस आ जाएं, वरना ये वही है लिपटना झपटना, झपट के लिपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, सिर्फ ये प्रेशराइज करने के लिए दोबारा कि जी हम अगर, तो उसकी रीजन ये है कि बड़ी तेजी के साथ केसेस जा रहे हैं। अब उन्हें पहले मियाँ नवाज शरीफ वो कन्विक्ट हुए, मरियम नवाज कन्विक्ट हुई, या मियाँ शहबाज शरीफ का केस फर्द जुर्म लग चुका है, जरदारी साहब का हो चुका है। सो उनके पास ऑप्शन नहीं बचा, क्या करें वो? अगर देखे ना, अभी फैटफ का कानून था, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इशू था, इन लोगों ने तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हालांकि इनकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। भाई अगर आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी नहीं है तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के खिलाफ क्यों है? सो आज ये जितने लोग हैं ये सिर्फ अपना काला धन बचाने के लिए, अपनी माल औलाद उनको ठीक है तरीके से वो जैसे मछली बगैर, यानी कि वही बात आप कर रहे हैं कि जो आपके साथ दीगर साथी भी कह रहे हैं कि ये लाइट सिर्फ करप्शन बचाने के लिए, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, ये स्टेक होल्डर्स नहीं है, ये टोला इज्तिमा है तमाम करप्ट लोगों का जो कि अपना अपना माल बचाने की कोशिश करें। फैसल साहब, जो मुझे समझ आई है, सबका बयानिया मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी बेशक इसकी मेज़बानी कर रही है, होस्टिंग कर रही है इस APC की, लेकिन उनका स्टैंड सॉफ्ट है, वो उस तरीके से एग्रेसिव नहीं आए जितने एग्रेसिव मियाँ साहब दिखाई दिए। उसी तरह शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मुख्तलिफ था, वो उस तरह बात नहीं कर रहे थे, इस तरह मियाँ साहब ने की, बड़े मियाँ साहब ने। फिर ये सब मिलके किसी एक पॉलिसी पे, किसी एक स्ट्रेटजी पर आगे आने वाली कैसे मुत्तफिक हो सकते हैं? कुछ ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि निकल कर आएगा कि जो कि हुकूमत को टफ टाइम दे, या कुछ ऐसा हो जो बड़ा ही हिलाकर रख देने वाला हो। देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा आज फैसला जो किया वो फैसला इमरान खान ने किया। अच्छा। और वो सबसे बड़ा फैसला ये है कि नवाज शरीफ साहब को सुनवाया जाए, पूरी कौम को, कि नवाज शरीफ साहब कितने खैरियत से हैं। नवाज शरीफ साहब हशाश बशाश हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कंटेंट भी लोग सुने और कौम देखे भी कि नवाज शरीफ साहब कितने ठीक हैं, वो कितने बीमार गए थे, वो कितनी इमरजेंसी में गए थे, कितनी मेडिकल रिपोर्ट्स थी, कितने उनके साथ मसले थे,
तशखीस ही नहीं हो पा रही थी कौन सी बीमारी है नवाज शरीफ साहब को, और कितनी इमरजेंसी थी पंजाब की हुकूमत में, वफाक की हुकूमत में, अदलिया ने जो फैसले दिए, कितनी बड़ी बुरी सूरत हाल थी जिसके अंदर बहुत मुश्किल से यहां से लंदन पहुंचे। प्लेटलेट्स वहां बढ़ना शुरू, मैं भी पहुंच गया था लंदन, उनको मैंने देखा, मैंने बहुत करीब से देखा, मैं हैरान रह गया कि कितने हशाश बशाश हैं। आज पूरी कौम ने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब कितने हशाश बशाश है। तो ये क्रेडिट आप इमरान खान साहब को दे दें कि पूरी कौम के सामने एक्सपोज कर दिया एपीसी, उसकी डिमांड, उसकी चीजें, उसकी तकरीरें एक साइड पर, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला था जिस तरह से यहां से गए, और अब चूंकि वो मफरूर हैं, वांटेड हैं, उनको देख लिया कि सिनेरियो है क्या। अब वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, मुस्लिम लीग नून के लोग हों, आम पाकिस्तानी हो, किसी भी पार्टी के लोग हों, उन्हें मालूम हो गया भाई नवाज शरीफ साहब सेट हैं और वापस नहीं आ रहे। जो आज उन्होंने तकरीर की है उस कंटेंट के मुताबिक वो वापस नहीं आ रहे, वो वहीं रहेंगे और वो दूसरे अल्ताफ हुसैन बनेंगे, बन गए आज की तकरीर में। जो आज उन्होंने तकारीर की हैं, जो उन्होंने ललकारा है, जो उन्होंने कंटेंट इस्तेमाल किया है, एंटी स्टेट किस्म की उन्होंने बातें की हैं, ये सारी बातें जो हैं वो जाहिर है कि एक दूसरे अल्ताफ हुसैन बन गए, जो लंदन में जाके बैठ गए और आज उन्होंने खिताब भी फरमा दिया, वही जैसे वीडियो खिताब हुआ करता था, टेलीफोनिक खिताब हुआ करता था, तो वो कॉपी पेस्ट वाला सिनेरियो हो गया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो कंटेंट का फर्क है शहबाज शरीफ साहब का, कि वो बकौल लगारी साहब के बिल्कुल सही कि तोता मैना वाली कहानी लेके चल रहे हैं, बीच में से रास्ता निकाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, आगे आगे लेके चल रहे हैं, कहानियों को हल्का फुल्का लेकर खेल रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि यहाँ पे मेरे साथ क्या हो सकता है और मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो अभी कानून पास हुए हैं और नैब ने अब करवट ली है और 1200 रेफरेंसेस वेटिंग में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे बनाए हैं अपने अदवार के अंदर, और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए, और 120 अदालतें नैब की बननी है और उसके लिए समरी चली गई, वजीर कानून ने वजीर आजम हाउस में भेज दी है। अब वो अदालतें बननी हैं, उसके बाद जो फेंटे लगनी है उस सिनेरियो बता रहा है कि चीखो पुकार किया है। अब मैं आ जाता हूँ इस वाले मामले के ऊपर कि एपीसी की टाइमिंग, एपीसी एक ऐसे टाइम पर हुई है जब उसका कोई फायदा नहीं। ये एपीसी होनी चाहिए थी 2 महीने पहले, ये होनी चाहिए थी 3 महीने पहले। इसका फायदा पार्लियामेंट के जरिए नजर आना चाहिए था। जो आज चीखो पुकार की है महंगाई की, बिल्कुल ठीक की है कि चीनी की कीमतें, आटे की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, महंगाई जिस तरह से अदवार की कीमत में, ये बिल्कुल अपोजिशन ने सही बात की है, लेकिन ये 3-4 महीने पहले करते और पार्लियामेंट में मुत्तहिद होते और कहीं दरवाजा रोकते हुकूमत का। इन्होंने दरवाजा रोका ही नहीं, ये गुम हो गए। हर अच्छे मौके पे जब ये दरवाजा रोक सकते थे पार्लियामेंट के अंदर, अपोजिशन के मेंबरान मिसिंग, गुम, बीमार है ही नहीं, किसी के साथ कोई मसला है, मुल्क से बाहर हैं, और हमेशा उन्होंने रास्ता दिया। अच्छा, वैसे किस मुंह से फिर आज ये बातें कर रहे हैं एपीसी की? तो टाइमिंग सेट आप मेंबरान के गायब होने की बात कर रहे हैं, कल मैं सुन रही थी कि ये भी कहा गया है कि जो 30 MNAs गायब हुए जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल पास हुआ है, तो बिलावल ने पूछा फिर उनसे कि भाई आप लोग कहाँ थे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि भाई प्रेशर था। तो ये प्रेशर किस किस्म का प्रेशर था, कौन सा प्रेशर था, थोड़ा सा जरा बताएं हमें भी। देखिए, प्रेशर तो सभी पर होते हैं, और प्रेशर जाहिर है आपके पिछले कामों की बुनियाद के ऊपर ही प्रेशर डेवलप होते हैं। जिस तरह से आप मंजिलें अबूर करते जाते हैं, राउंड पार करते जाते हैं, सूरत हाल अबूर करते जाते हैं, तो प्रेशर डेवलप हो सकते हैं। वो तो मेरा ख्याल है वही लोग बताएंगे उनके ऊपर प्रेशर क्या डेवलप होता है, लेकिन जाहिर है करियर के अंदर मुख्तलिफ जंप्स लेते जाते हैं, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड बनते जाते हैं, तो उसके हिसाब से प्रेशर भी आता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उन्हें, सब लोगों को, ऐसे तमाम अफराद को जो ये बात कह रहे हैं, उन्हें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जिन्होंने उन्हें सीटें दिलवाई या वोट दिए और उनको इज्जत से पार्लियामेंट में पहुंचाया। उन्हें अपनी पार्टीज का साथ देना चाहिए था, अपने लीडर्स का साथ देना चाहिए था। ठीक है, अच्छा चले अमीर अब्बास, थोड़ा सा जरा मुझे बताएं, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश में रही हैं, क्योंकि चहमगोइयाँ तो हो रही थी, कयासराइयाँ हो रही थी इस एपीसी की खबर को आने के बाद मंजर आम पर, कि भाई मरियम नवाज इस वफ्त का हिस्सा नहीं थी। जब ये शीन लीग की बात निकली और उसके बाद शोर शराबा मचा कि भाई अब तकसीम हो रही है नून लीग, तो फिर मरियम को इसका हिस्सा बनाया गया, लंदन राब्ता हुआ, जिसके बाद मरियम फिर इस वक्त का हिस्सा बनी। कुछ ऐसा था? एक बात जो पहले कह रहा था उसको अगर आप इजाजत दें मुकम्मल करने की, 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक साहब का जहाज क्रैश किया। 17 अगस्त 1988 को, 21 अगस्त 1988 को आर्मी हाउस में ज़ियाउल हक साहब के इसाले सवाब के लिए जो ख़वातीन थी उस वक़्त की अहम फैमिलीज़ की, वो ख़वातीन इकट्ठी हुई और ख़त्म कुरान हुआ ज़ियाउल हक साहब के लिए, जहाँ मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, जहाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा भी मौजूद थी। और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने, मैं एक एक हर्फ आपको तारीख का बता रहा हूँ, भर्राई हुई आवाज़ में, भारी और जिस तरह इंसान रोते हुए गुफ्तगू करता है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ज़ियाउल हक साहब के जाने के बाद अब अकेले रह गए हैं
और ज़ियाउल हक साहब कहा करते थे अपनी जिंदगी में कि खुदा करे कि मेरी उम्र भी नवाज शरीफ को लग जाए। ये बेगम मरूमा बेगम कुलसूम नवाज साहबा के अल्फाज हैं। और जो वालिदा नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने ये कहा कि ज़ियाउल हक के जाने के बाद नवाज शरीफ खामोश खामोश सा रहने लगा है, यानी परेशान है, उदास है। आपके तो इतने ताल्लुकात थे ज़ियाउल हक साहब के लिए, आज आप जमहूरियत के चैंपियन और इनकलाबी बनके, अच्छी बात है, हम तो चाहते थे कि ऐसा नवाज शरीफ आए सामने, लेकिन पहले एतराफ़ करें भाई। ऐसे बात नहीं बनेगी कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा आप। फौज अगर आपको इक़्तिदार की सीढ़ियों पे उठा के थाल में रख दे आपको इक़्तिदार, तो फिर तो फौज ठीक है, फिर तो ज़ियाउल हक ठीक है। जनरल जिलानी से हल्फ उठाया था आपने, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप फौज जो है वो अगर आपके रास्ते में कहीं रुकावट बन जाए या फौज कुछ और, फिर फौज गलत है। जहां तक मरियम नवाज साहब का ताल्लुक, देखिए नवाज शरीफ साहब की लेगेसी हसन और हुसैन नवाज नहीं ले सकते। जो लोग हसन और हुसैन नवाज को जानते हैं, उनसे मिले हैं, वो ये बखूबी जानते हैं कि उनके अंदर वो पॉलिटिकल इंटेंट या पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है उनके अंदर। वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते दोनों भाई। नवाज शरीफ की अगर कोई लेगेसी कैरी कर सकता है तो वो उनकी बेटी मरियम नवाज है। अब नवाज शरीफ का जो वैक्यूम है वो हर हाल में मरियम नवाज ने पुर करना। एक दूसरा ये कि चूंकि केसेस हैं दोनों पर, बाप और बेटी पर, दोनों को सजा हुई है। मरियम साहिबा के ऊपर 7 साल की सजा है। अगर वो सजा हो जाती है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाती है, तो 7 साल की सजा पूरी करेंगी, फिर वो 10 साल के लिए नाअहल हो जाएंगी। तो मरियम नवाज 17 साल के लिए नाअहल हो जाएंगी एक तरह से। इस वक्त जो उनकी उम्र है, मैं उस उम्र का जिक्र नहीं करता, उसमें 17 साल आप शामिल कर लें, तो 17 साल के बाद फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ, फिर तो कुछ नहीं पता ना, खुदा ना खास्ता कि हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा। चूंकि मरियम नवाज साहबा के सामने भी बिल्कुल एक तारीख घटा है, नवाज शरीफ वैसे ना है, लिहाजा हर हाल में अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए, अपनी हेजमनी को कायम रखने के लिए जरूरी था कि मरियम नवाज साहबा आगे आती, और वो इसलिए आ गया। अच्छा शौकत बसरा साहब, आप लोग कितना सीरियस ले रहे हैं इस एपीसी को? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे क्या निकल कर सामने आएगा? आप लोग अंदर से जरा कुछ खबर देना, पार्टी के अंदर तैयारी किस लिहाज से हो रही है कि कर क्या सकते हैं लोग? अच्छा शौकत बसरा साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। फैसल साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अगर इस पर बताएं कि ये मरियम नवाज़ के हवाले से जो कहा गया, शेख साहब भी कह रहे हैं, दूसरे रहनुमा भी कह रहे हैं पीटीआई के, कि ये सबूत है इस बात का कि शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद नहीं है मरियम की शिरकत एपीसी में। देखिए मरियम की शिरकत, मरियम का वो आज मीडिया से बात करना, जब वो सेमिनार के बाद, इस एपीसी के बाद वॉक कर रही थी और उन्होंने 2-3 जुमले कहे और उनके चेहरे की एक्सप्रेशन, उन्होंने कहा आज मीडिया की आज़ादी मुबारक हो, मीडिया को आज़ादी मुबारक हो। उन्होंने कहा जंजीरों की इज्जत नहीं करनी चाहिए। जंजीरों की इज्जत के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो तर्जिया कर दिया हमारे दोस्त उसामा गाजी ने, उसके बाद तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। उसामा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात उन्होंने कह दी, जिस तरह से उन्होंने जंजीरें तोड़ी हैं सारी ज़िंदगी, मतलब उसको मैं मजीद दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मीडिया के हवाले से जो बातें करते नहीं, मीडिया को इस नहज तक पहुँचाना और मीडिया के साथ इस मुल्क के अंदर ज्यादतियाँ जमहूरी अदवार के अंदर शुरू करने वाले लोग कौन हैं, किन्होंने मीडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा साजिशें की, किन्होंने पाबंदियाँ लगाई, किन्होंने अखबारात पे पाबंदियाँ लगाई, किन्होंने अखबारात के बालकान को उस वक्त धमकाया जिसका आज मियाँ साहब नाम ले लेके और वो मजलूमों की तरह उनका जिक्र कर रहे थे। मैं तो उस वक्त हैरान था कि वक्त कैसे बदलता है, कैसे बदलता है। एक वक्त था वही साहब उनके खिलाफ मुजाहरे करते थे, रोते थे मीडिया वर्कर्स के पास, सहाफ़ियों के पास, यूनियन अंजुमनों के पास आके कि हमें मियाँ साहब के जुल्म से बचाएं। आज मियाँ साहब उन्हीं के लिए इस तरह की गुफ्तगू आज़ार कर रहे थे। तो मीडिया के हवाले से जो बात आज उन्होंने फरमाई है, इस सारे गुफ्तगू में मैं समझता हूँ कि ये जो इसको क्रेडिट दे रहे हैं कि मीडिया की आज जीत हुई है, जंजीरें तोड़ी हैं, ये आज सारा सिनेरियो मीडिया की वजह से इनके खिलाफ चला गया है। उसकी वजह यह है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब 2 अदवार में रिसेंट 10 ईयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये पीटीआई की हुकूमत से पहले जो पंजाब में 10 साल गुजारे हैं और पीपल्स पार्टी ने सिंध में 10 साल गुजारे हैं, इसमें जो इन्होंने अमाउंट खर्च किया है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो पैसा खर्च किया है, बजट जो खर्च किया है वो है 40,000 अरब रुपए, और सिंध के अंदर जो पैसा इस्तेमाल हुआ है, जो खर्च हुआ है, वो है 10,000 अरब रुपए। ये जो अमाउंट खर्च हुआ है, ये अमाउंट बजट के थ्रू खर्च हुआ है, स्पेशल प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है। ये जो अमाउंट खर्च हुआ है, इसका एहतसाब
इसी की तो बात हो रही है, इसी की तो बेनामी अकाउंट्स की बात हो रही है, यही तो कौम बात कर रही है, यही तो एहतसाब की बात हो रही है। यही दो पार्टियों ने तो बनाया जस्टिस जावेद इकबाल साहब को, इन दोनों पार्टियों ने तो बनाया जिनके खिलाफ ये खड़े हुए। सवाल यही तो हो रहा है, ये पैसा कहां है? सवाल यही तो बार बार किया जा रहा है कि रेफरेंसेस इन दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज की। तो मीडिया ने जो आज बात की है, मीडिया ने दोबारा से वो तमाम चीजें दिखा दी हैं। ये खुशी का मामला नहीं है मेरे ख्याल में। नवाज शरीफ साहब का भी जो पहलू सामने आ गया कौम के सामने, मीडिया के सामने, वो भी चीज क्लियर हो गई है और ये वाली बातें भी क्लियर हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप लगारी साहब कि अब जैसा कि अभी फैसल साहब ने कहा भी कि एपीसी अभी नहीं होनी चाहिए थी, ये 2-3 महीने पहले होती और पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के जरिए से सारी चीज़ें होती, हुकूमत का रास्ता रोका जाता, लेकिन तब नहीं हुआ। ये जो अचानक से चीज़ों ने स्पीड पकड़ी और एकदम से बिलावल भुट्टो एक्टिव हुए, शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हुए, उधर से मियाँ साहब को कॉल मिला ली कि आप भी आए, आपकी शिरकत ज़रूरी है, ये हुआ क्या? एकदम क्या सोच के एकदम ये लोग उन्होंने मतलब एकदम मुतहरिक नज़र आए, हुआ क्या? 5 दिन पहले ये पोजीशन थी कि अगर अपोजिशन चाहती और अपोजिशन के तमाम अरकान पार्लियामेंट में होते तो हुकूमत ख़त्म हो चुकी होती, इसलिए कि इन लीडर्स ने अपने लोगों को ये लीवरेज दिया कि आप हाउस से बाहर हो जाओ ताकि ये बिल पास हों। ये कोई अंडरस्टैंडिंग थी या कुछ भी था। अब जो है वो सांप के निकल जाने के बाद की लकीर पीटी जा रही है और वो नहीं कर सके हैं। असल बात ये थी, इसका जवाब देना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल का असर है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 8 बिल पास हुए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी था और बिल भी थे। कोई एक बिल अगर नाकाम हो जाता उसी वक्त हुकूमत क्लैप्स हो जाती। बिल ना पास करवाने वाली हुकूमत ऑटोमेटिक खत्म होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको नए वजीर आजम की तलाश करनी पड़ती। इन्होंने नहीं किया और इन्होंने खुद जानबूझकर स्पेस दिया है। उसी वक्त अगर बिल पास ना होता तो उसी वक्त हुकूमत क्लैप्स हो जाती, आपको नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करना पड़ता। ये कौम से अपनी ये जो सारी की सारी नाअहली, या इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई और कहना चाहिए, कोई और जुमला, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, जो कौम के साथ दो अमली की है इन्होंने। दो कौम के सामने अपने दो चेहरे रखे हैं कि एक तरफ जो है वो जाते हैं और जाकर सूरा हाथ बांध लेते हैं, फिर रकू में चले जाते हैं, फिर जाकर सजदा करते हैं। तीन मौके पर ऐसा कर चुके हैं, आर्मी एक्ट के मौके पर, बजट के मौके पर और लेजिस्लेशन के मौके पर, जब अपना सेनेट में जो है हासिल बिजनजो को डिच करने के मौके पर। यह चौथा मौका था कि इन्होंने जो है वो फिर मौका किया कि जनाब जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा है और इनके पास कतई अक्सरियत है और ये हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, इन्होंने नहीं किया। अब ले जाकर अपने लोगों को, मासेस को, मीडिया को अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अच्छा जी हमने जो है वो दर पर्दा सजदा कर लिया था, दर पर्दा हम दो जानू होकर झुक गए थे और हम दुआएं और मिन्नतें कर रहे थे कि हमें जान बख्शी करो हमारी, और उन्होंने कहा जी ठीक है जाओ बिल पास करो, और जाकर इन्होंने बिल पास करवा दिए। उसके बाद उसको ये कर रहे, आप आखिर में करें ना फैसला कि रिजाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं आप पार्लियामेंट को, रिजाइन कर दें पार्लियामेंट से, जो अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं। आप फिर निकलें आगे और कहें कि जनाब हम जमहूरियत के निकल रहे हैं, हम आपके साथ होंगे। आप तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अवाम इसी सूरत में इनके साथ होंगे अगर ये इस्तीफे दे देंगे? वैसे इनके साथ नहीं होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अवाम समझ चुके हैं भाई, ये सारा खेल मिलकर खेल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत फिर भी एक मॉरल ग्राउंड पर खड़ी हुई है कि वो अटल सीना तान कर कहती है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, और ये हैं जो खुद चल कर जाते हैं। 4 दफा इन्होंने लेजिस्लेशन करवाई है और जाकर दो जानू होकर इन्होंने जाकर सजदा रेज़ होकर वो बिल पास करवाए हैं। ये इनका अपनी वो है, जब तीनों मरतबा ऐसा हुआ है। खासतौर पर जो चेयरमैन सेनेट तो नाकाम हो चुके थे, नए चेयरमैन सेनेट आना था और उस दिन उठकर 64 अरकान खड़े हो जाते हैं कि जनाब हम हैं। उस दिन तो खत्म हो गया था अगर शो ऑफ हैंड पर फैसला होता। शौकत बसरा साहब क्या हमारे साथ मौजूद है? शौकत बसरा साहब से राब्ता चले हम बहाल करते हैं फिर से। अच्छा, अमीर अब्बास आपको क्या समझ आ रही है जो अभी लगारी साहब ये सारी बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि कोई भी तहरीक अगर शुरू की जाती है तो अवाम साथ देंगे या फिर उसी तरह ये सड़कों पर निकलेंगे, अवाम इनका साथ देंगे, फिर वही जो जीटी रोड वाली तकरीर है वो सारा माहौल वही बनता देख रहे हैं आप? ऑप्शंस क्या मौजूद हैं इस वक्त ऑपोजिशन के पास? ऑपोजिशन में एक पार्टी है पीपल्स पार्टी, जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो आज तशरीफ रखते हैं वहाँ। ये 2196 का नवाए वक्त अखबार मेरे पास है, काश मैं आपको वहाँ दिखा सकता। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। सरे का महल जो इल्ज़ाम नून लीग ने लगाया कि बरतानिया में सरे स्टेट, जो सरे महल मोहतरमा ने और जरदारी साहब ने करप्शन के पैसे से ख़रीदा, सरे का महल
बेनज़ीर से वापस लेकर गरीबों का मुकद्दर संवारेंगे नवाज शरीफ। आज जिस नवाज शरीफ को रूहानी कायद तस्लीम कर लिया बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, आगे फरमाते हैं नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म कौम को, उस वक्त मोहतरमा वज़ीर आज़म थी, ये 96 की बात हो रही है, वज़ीर आज़म कौम को बताएं बरतानिया में 15 करोड़ की जागीर कैसे खरीदी नवाज शरीफ। कोई लोगों को इतने बेवकूफ हैं लोग, इतने पागल हैं लोग, लोगों की मत नहीं मारी गई। ये इक्तदार के नशे में जो हुक्मरान तबका होता है ना, उसकी मत मारी जाती है। वो समझते हैं कि शायद लोग भूल जाए, ये सब लोगों को याद है, जिसको भूलेगा हम उसको याद करवाएंगे। सही। आप अगर उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आप उसूलों के रास्ते पर चलें, तस्लीम करें आपसे गलतियां क्या हुई। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ना होने दिया जाएगा कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसूल, जमहूरियत, कानून, आइन को तोड़ मरोड़ के रख दें। आइन भी जमहूरियत आपके लिए मोम की नाक हो, जिधर नवाज शरीफ मुड़ जाए आइन जमहूरियत उधर मुड़ जाए, जिधर नवाज शरीफ मुड़ जाए आइन ऐसा नहीं हो सकता। सही। आइन और जमहूरियत की एक यूनिवर्सल ये तो मेरा ख्याल है कि अब पॉलिटिकल साइंस के छोटे से स्टूडेंट को भी बात समझ आ चुकी है कि इक़्तिदार में आते हैं तो भाई भाई बन जाते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो मैं इसका पेट फाड़ के पैसे लाऊंगा, इसको सड़कों पर। इस दफा तो इक़्तिदार से बाहर भी भाई भाई, हाँ इस दफा तो इक़्तिदार से, लेकिन वही बात है, एजेंडा अलग अलग है, एजेंडा अलग है। वो अपना बयानिया दे रहे हैं, वो अपना बयानिया दे रहे हैं कि हमारे पर नैब और आला कार और केसेस और ऐसे नहीं हो सकता, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बातें और वो महंगाई की बातें कर रहे हैं। बिलावल अपना स्टैंड लेके बैठे हुए। खैर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इस वक्त नून लीग से निसार चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निसार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले मैं चाहूंगी अगर आपके पास आपके साथियों ने आपसे वो खबर शेयर की हो APC के अंदर की कोई कहानी आपको मालूम है कि आज क्या फैसला होने जा रहा है, क्या लाहे अमल अब तरतीब दिया जाएगा, कुछ सोचा है उन्होंने, तो बताइए, हमसे शेयर करें। देखिए, गुजारिश है कि अभी जो हमारे काबिल एहतराम साथी जो बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में ये कहा वो कहा, क्या इन्होंने कभी इमरान खान साहब को याद दिलाया कि उन्होंने काफ लीग और उसकी क़यादत के बारे में क्या कहते रहे? क्या इन्होंने कभी उनको कहा है कि आप MKM के बारे में क्या आपके इरशादात थे? क्या अब इन्होंने कभी उनको याद दिलाया कि ये मौजूदा वज़ीर रेलवे जो है शेख रशीद साहब, उनके बारे में उनके क्या फरमुदात थे? क्या उन्होंने कभी उनको याद दिलाया है कि आज़ाद मुंतखब होने वाले लोग जो हैं, अभी तो इमरान खान साहब हुकूमत में है ना, जब वो भी हुकूमत से निकलेंगे उनसे भी सवालात होंगे। अभी तो जो दो लोग साथ मिलकर बैठे हैं उनसे ये पूछा जा रहा है ना कि आप लोग पहले ये कहते रहे थे, अब कैसे एक साथ हैं? देखिए, बात ये है कि हमसे बिल्कुल गलतियां हुई हैं, हम अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, हमने अपनी गलतियों से सीखा है। बात यह है कि इस वक्त आइन और जमहूरियत की बहाली की बात है, आइन की बालादस्ती की बात है, कानून की हाकमियत की बात है। ये इलेक्शन जो थे, जिस तरह एक धांधली ज़दा इलेक्शन और उनके ज़रिए जिस तरह कुछ लोगों को मुसल्लत कर दिया गया पूरी कौम पे, जो अब ये है कि पूरी कौम को नजर आने की अज़ाब की सूरत में मुसल्लत है, और जो 2 साल में इन्होंने कौम हासिल कर दिया है, अब तो ये है कि उनके पास इसके कोई पता नहीं है। तो ये जो हुकूमत दुआएं कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो देख रहे हैं। और मैं अच्छा, आपकी आवाज़ मुझ तक कुछ रुक रुक के पहुंच रही है, मैं चाहूँगी आपसे फिर से रब्ता किया जाए ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आए। अच्छा, मैं फैसल साहब आपसे भी बात करूँगी। इस वक्त उस्मान बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सबसे पहले मैं आपके व्यूज़ जानना चाह रही हूँ आज की को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, इस पे व्यूज तो नहीं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान। मैं सहरिश बात कर रही हूँ आपसे। जी सहरिश। अच्छा सहरिश, मेरी माजरत कबूल कीजिए। देखिए सहरिश, देखिए इस पे तो व्यूज क्या हैं। एक चीज के पाकिस्तान के एक मर्द कलंदर जिसका नाम इमरान खान है, 24 साल उनको लगे पाकिस्तान की कौम को बताते रहे कि ये हाथ दांत है जिसका नाम आजा पोजीशन है। ये खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। खाने से मुराद उनकी हमेशा कमीशन रही। और आप देखिए कि ये लोग पाकिस्तान के सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का वो मकरू खेल खेल रहे थे। ये अंदर से मिले हुए थे। इनका मकसद एक था करप्शन, इनका नजरिया एक था लूटमार, इनका हर चीज में मुमासलत थी। सिर्फ ये पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ बनाते रहे। इक़्तिदार के अंदर बारियां लगी हुई थी। आज 2 साल के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इक़्तिदार में पूरी कौम ने ये देख लिया कि ना ये पाकिस्तान के कौमी मुफाद के साथ है अपोजिशन, ना ये पाकिस्तान के साथ है। ये सिर्फ अपनी करप्शन और उसके तहफ़्फ़ुज़ के साथ है।
आज मुझे बताइए कि ये फैटफ पे वोटिंग करना हो या पाकिस्तान के इदारों को मिलान करना हो, उसकी तस्दीक करनी हो, ये अपोजिशन सरासर भारत का एजेंडा लेके मैदान में उतर चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के पानी में जिंदा रहने वाली मछली के तौर पे जानी जाएगी। आज सारी पाकिस्तान की कौम, मैं अकेला नहीं, सैरिश आप नहीं, सारी पाकिस्तान की कौम इसके ऊपर गवाही दे रही है कि ये अपोजिशन मासवाए करप्शन करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ करने के सिवा, मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी का किरदार अदा करने के सिवा पाकिस्तान में कतई कोई नजरिया नहीं रखती है। यही इनकी सियासत है, यही इनका नजरिया है और ये अमल से साबित हो गया। में कुछ नया नहीं है। ठीक है, आप उस्मान साहब हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त निसार चीमा साहब भी हमारे साथ हैं। निसार साहब, आज जब ये एपीसी हो रही है और खिताब सबने सुने हैं, जो एक बात जिस पर सब गौर कर रहे हैं वो ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मुख्तलिफ था बड़े मियाँ साहब के बयानिए की निस्बत। वो जो एग्रेशन था या जो जिस तरह खुलकर उन्होंने बात की, शहबाज शरीफ साहब ने वैसे नहीं की। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उनकी सियासत का धड़न तख्ता हो गया आज मियाँ साहब की तकरीर के बाद। देखिए, गुजारिश ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो सारी ये अमराज हैं और ये अजाब जो मुसल्लत है पीटीआई की शक्ल में इस कौम पे, उस हवाले से उन्होंने इस मर्ज की तशखीस की कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए कुछ मखसूस लोगों को मुसल्लत कर दिया गया इस कौम पे, और ये बहुत बड़ी बददियानती है। और दूसरी बात जो है उन्होंने कही कि देखें जो कुछ ये एहतसाब करने वाले इदारों को नजर नहीं आ रहा कि ये लंबी चौड़ी ये जमीन बनी गाला वाली जो है उसके बारे में जो गैर कानूनी तामीरात है वो फाइलें बंद हैं। कब तक ये बाजी अलीमा के को जो NRO दिया गया वो जो है उसके बारे में पूरी कौम जानती है। फिर देखें बात ये है कि और ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ये उनकी अपनी पार्टी के पुराने जो लोग थे, कायदीन थे, उन्होंने ये केस सारा किया हुआ है और उन्होंने सारी शहादतें दी हुई हैं। ये केसेस जो हैं ये फाइलें कब तक बंद रहेंगी, क्या उसके बारे में ये साहब से मुतल्लिका इदारे जो हैं क्या वो कब तक एक खामोश रहेंगे और एक पार्टी बने रहेंगे इस हुकूमत के साथ। देखें बात ये है, दूसरा ये है कि मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने, हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी चीज़ों की निशानदेही की देखें, जिस तरह खारजा पॉलिसी को उन्होंने कहा कि मजाक बना के रख दिया गया है। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो इस 2 साल दौर में इन लोगों ने कौम के साथ जो अशर किया है उसका उन्होंने मोटी मोटी चीजों की निशानदेही की है। ठीक है, देखिए इन्होंने कौम के साथ जो किया, देखो कुछ ये अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं, हर चीज की कीमतें बढ़ी है। एक महंगाई ने ये है कि कौम का जीना मुश्किल कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है कि महंगाई का एक मसला बिल्कुल है, ये बिल्कुल एक रीजन बिल्कुल ठीक है जिस पर बात की गई है, शोर मचाया गया। साहब ने किया, मैं अगर आप इजाजत जी बिल्कुल, मैं जब पहले चूंकि नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा था तो चीमा साहब ने कहा कि जी ये बातें इमरान खान साहब को याद क्यों नहीं दिलवाई जाती। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब यू टर्न लेने के मास्टर हैं और इमरान खान साहब उसूलों पर कॉलो फेल में तजाद रखते हैं। चीमा साहब भी यही बात कह दें कि नवाज शरीफ भी यू टर्न लेते हैं और कॉलो फेल में तजाद रखते हैं। मैं बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि हमसे गलतियां हुई हैं और हमने अपनी गलतियों से सीखा है। काश के ये मौजूदा हुक्मरान भी अपने ब्लंडर से सीखें। चीमा साहब आज एतराफ करना चाहिए था ना मियाँ साहब को, फौज को तो उन्होंने आईना दिखा दिया। काश वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल रूलिंग, वो तो मिलिट्री रूलिंग एलीट है ना, सारा 73 साल का नजला उन्होंने मिलिट्री रूलिंग एलीट पे गिराया। आज वो अपने ऊपर भी मैं तो मेरी गुजारिश है, मैं तो विदाउट एनी मेंटल रिजर्वेशन कोई उसकी जस्टिफिकेशन देने की बजाय मैं तो ये चीमा साहब आपका तो बड़ा पन है, मैं तो नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि आप एतराफ करें, मैं तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ ना कि जिनसे क़यादत आप मुख्तियार लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कायद भी तो ये बात आज कर देता ना कि हाँ हमसे भी कुछ गलतियां हुई, भले हमसे कम हुई उनसे ज्यादा हुई। उन्होंने तो ये बात ही नहीं की, उन्होंने तो सारा नस्ला फौज पे गिरा दिया। देखिए मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि हमसे बिल्कुल गलतियां हुई हैं। हम तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने ये है कि मुख्तलिफ कायदीन के बारे में बात करते वक्त बहुत मुताद अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक साफ ब्यूरो के हवाले से जो कुछ कंडक्ट रहा ये सैफ रहमान का और इस तरह उस दौर में साफ ब्यूरो का वो कोई काबिल रस्म नहीं है। और सच्ची बात ये है कि हमसे भी बड़ियां हाथ हल्का रखा जाए, कुछ स्पेस हमें भी दी जाए, हम दोबारा आएंगे फिर वो गलतियां नहीं करेंगे जो हमसे हुई हैं, उनका मतलब यही था। खैर अभी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की एपीसी जो कि अभी हो रही है, खिताब भी हुए, जो हमारी अहम क़यादत है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उन्होंने खिताब किए हैं। मैं चाहूँगी इस पर कुछ इजहार ख्याल आप कीजिए, किस तरह देख रहे हैं इस एपीसी को आप? जी मुफ्ती साहब।
जी सर जी कैसे हैं जी। अच्छा, मुफ्ती साहब से हम रब्ता करेंगे। फैसल साहब, थोड़ा सा ज़रा मुझे आप बताइएगा, इस सारी सूरत हाल में जो हम ये छोटे मियाँ साहब की और बड़े मियाँ साहब की बात करें, एक बड़ी खबर मेरे पास आ गई, पहले वो नाज़रीन के साथ शेयर करूंगी। अहम खबर आपके साथ शेयर करें। खाने के वक्फे के दौरान मरियम नवाज की नवाज शरीफ टेलीफोन पर बातचीत हुई है और आपको कामयाब तकरीर पर मुबारकबाद देती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि हमें आप पर फ़ख्र है। नवाज शरीफ को उन्होंने मुबारकबाद दी। APC के शुरका ने भरपूर तवज्जो से आपकी तकरीर सुनी है। आप नहीं जानते कि आपकी तकरीर का क्या फीडबैक आ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, मरियम नवाज की इस बातचीत के हवाले से मलिक सईद, क्या खबर है आपके पास? जी अभी एक वीडियो सामने आई है जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद साहब को मुबारकबाद देते हुए उनको कहा है कि आपको कामयाब तकरीर करने पर मुबारकबाद देती हूँ, हमें आप पर फख्र है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि APC के शुरकान ने भरपूर तवज्जो से आपकी तकरीर सुनी है, आप नहीं जानते आपकी तकरीर का क्या फीडबैक है। जी इस वक्त वो APC में मौजूद हैं और APC दोबारा शुरू हो चुकी है। इस दौरान जो है ये एक उनके एक तरफ से एक वीडियो आई है, हम लोग इनको दिखा दीजिए। जी ठीक है। इस वक्त आप मनाजिर में देख सकते हैं, APC का खाने के बाद फिर से आगाज़ हो चुका है। मरियम नवाज इस वक्त टेलीफोन पर मियाँ नवाज शरीफ से बातचीत कर रही हैं और उनको बता रही हैं कि आपकी तकरीर ने कमाल कर दिया है और उसका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। और आपको पता नहीं है कि क्या मरियम नवाज जिन्होंने अपने वालिद साहब से कहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू और माशाल्लाह आपने क्या तकरीर की है, क्या ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। वैसे ये फैसल साहब फीडबैक कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये कामयाबी है मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल की, जिस शानी से वो काम करता है। जब हुकूमत में भी थे उस वक्त भी मीडिया सेल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर था, जो मरियम साहिबा खुद ही चलाती थी माशाल्लाह, ये वही मीडिया सेल है। मेरे हिसाब से जो मैंने बात का आगाज़ किया था, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि बेहतरीन अंदाज के अंदर आज कौम ने सराहा है नवाज शरीफ साहब की तकरीर को, और ये जो मौका दिया है इमरान खान साहब ने सारी कौम को ये बताने का कि मियाँ साहब कितने हशाश बशाश हैं, मियाँ साहब की तबीयत कितनी ठीक है। पूरी कौम सराह रही है कि बेहतरीन इलाज हुआ है उनका, बगैर किसी डॉक्टर को दिखाए हुए, बगैर किसी अस्पताल जाए हुए, बगैर कोई टेस्ट कराए हुए, ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन बहरहाल सीरियस नोट पे ये कि जाहिर है कि जो APC हुई है उस APC के अंदर अब लोग सोच नहीं रहे थे कि इस तरह से खिताब करने का मौका दिया जाएगा। मियाँ साहब की तबीयत के बारे में तो जाहिर है उनके करीबी हल्कों को मालूम था, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं कि 3-4 अस्पताल मियाँ साहब ने बदले हैं, वो अलग बात है कि अभी नहीं आई है। नहीं बदले, वो हॉस्पिटल्स गए हैं, एंटर हुए हैं और एग्जिट हुए हैं, एक गार्ड एक तरफ से उतरे, दूसरी तरफ से बैठे और निकल गए, और बार बार ये देखते रहे। और 2-3 दफा मैं भी वहां पे मौजूद था कि इसी तरह से होते रहे और हॉस्पिटल में जाके पूछते रहे कि ये क्या करवाने के लिए आए थे। तो खैर पॉइंट ये है कि ये जो मीडिया कैंपेन चलाने की महारत मरियम साहिबा के पास है, जिस अंदाज के अंदर वो कैंपेन लॉन्च करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, ये जिस तरह से ये क्लिप आया है कि जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि वो मियाँ साहब को बता भी रही हैं, और जाहिर है मैं समझता हूँ कि ठीक कह रही होंगी ये, क्योंकि अब मुख्तलिफ एंगल से देखी जाती है बात। जो मुस्लिम लीग नून के लोग होंगे वो उन्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो स्नैरियो इस वक्त डेवलप कर दिया है हुकूमत ने मीडिया के थ्रू ये तमाम चीज़ दिखाने का, बताने का, सुनवाने का और सारी चीज़ें सामने लाने का, उसके अंदर मियाँ साहब की हालत देखकर अब कौम के जज्बात दूसरे अंदाज में होंगे और ये गुस्सा हुकूमत में भी आ सकता है कि आपने कैसे जाने दिया था और अब आप कैसे लेकर आएंगे। नहीं, वैसे मैंने अभी लगारी साहब इसी पर अली जैदी साहब से बात की थी कि भाई आप लोग क्या पछता तो नहीं रहे कि हमने क्यों भेज दिया, वो तो बिल्कुल अचाच पचाच नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमें किस बात का पछतावा, हमें क्या पता, कि तो अदालतों से पूछे ना आप जाके जिन्होंने उनको जाने की इजाजत दी और वो यहाँ से गए। नहीं, अदालतों ने इजाज़त नहीं दी, इजाज़त भी इन्होंने दी, भेजा भी इन्होंने, और इनके
काबीना के लोग उनकी सेहत मॉनिटर कर रहे थे। अब सूबाई वज़ीर सेहत जो है वो सब कुछ कर रही थी और रिपोर्टें भी दे रही थी, और उनके सरकारी बनाई हुई कमेटियां जो हैं, मेडिकल बोर्ड्स जो हैं थे, वो फैसले कर रहे थे, वो बता रहे थे। ऐसी बात नहीं है, ये सरकार ने खुद भेजा था। पहले कह रहे थे कि हमें इतने अरब रुपए कहते हैं खराब की क्या आप ज़मानत दे जाओ, फिर वो सारी चीज़ें एक तरफ रख दी, फिर उन्होंने 50 रुपये के मुचलके पर भेजने का फैसला किया। ये सारा फैसला हुकूमत का अपना था, और फैसला शायद ये तयशुदा था कि इस तरह से हुकूमत भेजेगी और इस तरह से मियाँ साहब जाएंगे। बहुत से खेल ऐसे होते हैं जो हम गरीबों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन खेल ऐसा ही था, और ये खेल भी इसी तरह का था कि ये तकरीर दिखाई जाए ताकि लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाए, और दो रुख दिखाए जाएँ। एक रुख ये है कि जो कथारसिस करे लोगों का और लोगों के बड़े सवालात के जवाब दे, और दूसरी तरफ जो है एक और दिखाया जाए जो सारा सब में से वो और सारा कहे कि ठीक है ये अच्छा है, फिर ये तो बहुत ही शरीफ आदमी है और इन्होंने तो बहुत अच्छी बात की है। और वो जो थे वो बड़े अड़े हुए बात कर रहे थे। पाकिस्तान की रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के साथ और मज़ीद इस तरह का गेम नहीं करना चाहिए, और कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का सियासी अमल रुकने पाए। मैं ये फिर अर्ज़ करता हूँ, और सियासतदानों को ये मौके नहीं मिलने चाहिए कि वो जिस तरह चाहें गवर्नेंस करें और फिर उसके बाद आप उनके आने और जाने के रास्ते बनाते रहें, कभी जाने के लिए और कभी निकालने के लिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक, वाइब्रेंट, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी के क्या दिन रह गए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, और मुझे कम अज़ कम जनाब इमरान खान की हुकूमत में आगे बढ़ता हुआ नहीं लग रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी अपोजिशन भी हो, हम किसी पर हुब्बुल वतनी और गैर मुहब्बत वतन, ये अभी मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे थे जनाब मियाँ नवाज शरीफ, मुझे बात करनी थी वो किसकी वो थी जब ये सेठों के, मीडिया सेठों के कहने पर उन्होंने बोल पर अटैक किया था, और किस बेदर्दी से और बेरहमी से एक अटैक किया था, किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया था, किस तरह से वो कहानी बनाई गई थी जो झूठ पर मबनी थी। यहाँ से लोगों के साथ बड़ी माजरत के साथ मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी। शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या अभी भी आप अपने उस दावे पे कायम है कि इस APC से कुछ नहीं निकलना, टाइम फिश है? बिल्कुल टाइम फिश देंगे, ना धरना देंगे, ये बस जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे। नवाज शरीफ ने एक वोट को इज्जत दो, ये नहीं कहा कि कोर्ट को इज्जत दो या नोट को इज्जत दो, ऐसे ये सारे लगे हुए हैं, इनसे ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इमरान खान का। अच्छा, अभी इनका बयानिया आने दें, आप देख लें, ये नून और शीन अलग होंगे, इनकी जो सियासत है वो बदलने जा रही है। 30 दिसंबर से पहले इनकी सियासत बदल जाएगी। तो बड़े मियाँ साहब का जलवा आपने भी देखा है, उस पर क्या आज देखा है? बड़े मियाँ साहब का जलवा 1 साल तक खामोश रहे, घुगी पड़ी हुई थी, उनका हालत बंद था। 1 साल तक उनका ख्याल था कि कोई रास्ता निकल सकता है। 1 साल तक मरियम की भी जो है सिग्नल नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने देखा कि नहीं हमारी तो बात चलनी चाहिए। अब लाहौर के गुजरपुरा का केस उनके लिए शायद ये केस है कि ये हुकूमत का इसमें हाथ है। तो ये सारी बातें जो उन्होंने आज की हैं, ये बयानिया जो उनका है कि वोट को इज्जत हो, असल में ये कोर्ट को इज्जत दे का होना चाहिए। लेकिन शेख साहब, मियाँ साहब के जलवे देखने के बाद लोगों ने आपसे पूछना है कि भाई जब हमने देख लिया कि सेहतमंद है, वापस क्यों नहीं लेके आते, कुछ करें आप इनको वापस लाने के लिए? बस अब तो उन्होंने ताहयात वापस नहीं आना। आज की तकरीर के बाद ये तो जाहिर हो गया कि उन्होंने ताहयात वापस नहीं आना। कोई और चीज वापस आ सकती है वहाँ से, वो वापस नहीं आए। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा हमारा हदफ इमरान खान नहीं है, हमारी जद्दोजहद उनके खिलाफ है जो उनको लाने वाले हैं। सही है। अपनी औकात से बड़ी बात कहना उनका शेवा है हमेशा से। बाद में ये कहते हैं सॉरी गलती होगी। अच्छा शेख साहब, उनको ये नहीं पता कि उनको लाने वाले ज़ियाउल हक कौन थे। शेख साहब उनको ये नहीं पता जब एक्साइज एंड टैक्सेशन के पंजाब में वजीर बने, और उनको ये नहीं पता कि ज़ियाउल हक ने कहा कि मेरी उम्र जो है वो नवाज शरीफ को लगे। उसने ये नहीं कहा कि एजाजुल हक को लगे, उसने कहा कि मेरी उम्र एजाजुल हक को नहीं, नवाज को लगे, नवाज शरीफ को लगे। ये सारी लोगों की यादाश्त समझते हैं कमजोर है। आप शाम इनका बयानिया आने दें, फिर मैं बयान जारी करूंगा इंशाअल्लाह। सही। अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? शेख साहब, वो शीन लीग वाली बात पर कहाँ रह गई? वो शहबाज 30 दिसंबर से पहले शहबाज ने आज क्या कहा जी, मैं अब आपसे क्या शेयर करूं। ये तो सारी महफिल ही इन्होंने शहबाज के खिलाफ सजाई है। उसको जेल में देखना चाहते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई देखना चाहते हैं, और उनका राब्ता जो है वो जिन सूरत हाल से गुजर रहा है, वो मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल वक्त नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का। नवाज शरीफ तो भाग गया, शहबाज शरीफ के लिए सारे मसाइल होंगे, उसके बेटे के लिए मसाइल होंगे, और फैटफ के पास होने के बाद तो इनकी अब कोई गुंजाइश नहीं है।
ये धर लिए जाएंगे और बुरी तरह धरे जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे मौलाना साहब के हवाले से ज़रदारी साहब ने भी जो आज बोला है कि भी आप अब जेल तक आ जाइएगा पूछने के लिए, आप मुझे आके करके कुछ पीछे से चले जाते हैं। मौलाना साहब जो है मेरे पीर भाई हैं, वो दम दुरूद भी नहीं करते, वो बस रुखसती करते हैं। वो रुखसती करने में बड़े माहिर हैं। कहते हैं जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। वो नेक दुआओं के साथ डोली में बिठाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, मरियम नवाज ने भी फोन पे अपने अब्बा जी को मुबारकबाद दी है कि भाई आप माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त तकरीर थी, बड़ा जबरदस्त। जी, बड़े दिनों से रिहर्सल में थे, वो बड़े दिनों से रिहर्सल में थे। अब आप देखें एक दिन की तकरीर है, बाकी सारी अब इनकी तस्वीरें लगेंगी। तो वैसे शेख साहब आपको क्या लगता है, कुछ भी नहीं निकलना, मतलब मैं भी सड़कों पर नहीं निकलना, ना सीखे देंगे ना। अभी आप मुझे ले जब इसका बयानिया आ जाए, कुछ भी नहीं निकलना। अच्छा चलें, सही है, चलें। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। जी लगारी साहब, आप इससे पहले बातचीत कर रहे थे, आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिए। आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लिया शेख साहब का, जो कब से कह रहे हैं कुछ नहीं निकलना, कुछ नहीं निकलना, वो अब भी कह रहे हैं कुछ नहीं निकलना। मैं एक केस याद कर रहा हूँ, 99 में आवाज़ लगती थी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, और उसका मरकज़ी मुलज़िम मैं था। आवाज़ लगती थी नज़ीर लगारी व दीगर हाजिर हूँ, और दीगर में थे जनाब मजीद निज़ामी साहब, जनाब सईद अपना हमीद हारून साहब, जनाब ज़िया शाहिद साहब, मीर शकील रहमान, ये सारे दीगर में होते थे। मेरे नाम से आवाज़ लगती थी और हमारे ऊपर मियाँ नवाज़ शरीफ ने पूरे मीडिया पर केस बना दिया था, और हमें साथ 2 MQM के रहनुमाओं नसरीन जलील और आफ्ताब शेख को भी मेरे साथ उन्होंने वो किया था, उनको को एक्यूज़ किया था, और हम पर जो है वो तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया गया, और उस मुकदमे में, और वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में लेकर गए और केस बनवाया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। यानी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी का एक जो सेंट्रल का सदर है उसका भांजा जाता है, वो जाकर हमारे खिलाफ ये पर्चा कटवाता है, और फिर नवाज शरीफ उस पर शेर हो जाते हैं। आप थोड़ा और सारे लगारी साहब थोड़ा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद हम वापस आते हैं। अब यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।